सेकंड में 1972 को इटालियन न्यूज़पेपर में एक खबर पब्लिश होता है जिसका टाइटल था इन्वेंटेड द मशीन दैट फोटोग्राफ्स द पास्ट। और ये वेटिकन चर्च के प्रीस्ट फादर अर्नेट ने पास्ट में देखने वाले एक ऐसे टाइम मशीन का इन्वेंशन किया था। उनके मुताबिक वो इस मशीन की मदद से जीसस को सूली पर लटकते हुए देखे थे। अब ये बात एक चर्च के प्रीस्ट ने कहा था, इसीलिए हम इसे झूठ भी मान सकते हैं। लेकिन साल 1988 में वेटिकन चर्च ये घोषणा करता है कि अगर कोई भी इंसान पास्ट में देखने वाले मशीन्स को बनाने की कोशिश करता है तो वो चर्च से बाहर कर दिया जाएगा। यानी वेटिकन सिटी खुद नहीं चाहता था कि इस तरह का कोई टाइम मशीन बनाया जाए। फादर अर्नेट ने जब इस इन्वेंशन का दावा किया तब उन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसे बनाने में उनके साथ दुनिया भर के 12 साइंटिस्ट भी मौजूद थे। और ये साइंटिस्ट कोई ऐसे वैसे नहीं बल्कि उस वक्त के सबसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। अब फादर अर्नेट की इस बात को हम भले ही काल्पनिक सोचे, लेकिन इस तरह की एक कहानी साल 1995 में भी ऑलरेडी घट चुकी थी। एक अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट माइक मार्केम को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। वो हर टाइम कुछ न कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करता था, इसीलिए उसका घर भी अलग अलग इक्विपमेंट से भरा पड़ा था। माइक की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी न होने के कारण उसने अपनी पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से पूरा किया, पर इन सब के बावजूद उसने अपना काम जारी रखा। साल 1995 में माइक एक जेकब्स लैडर नाम के इंस्ट्रूमेंट पर काम कर रहे थे। ये डिवाइस हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई पर एक ट्रेवलिंग आर्क क्रिएट करता है। इसकी फंक्शनिंग को आप इस तरह समझ सकते हो कि इसमें दो कंडक्टिंग वायर एक ट्रांसफार्मर से वी शेप में जुड़ा हुआ होता है। अब ये ट्रांसफार्मर इन दोनों वायर्स के बीच एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, जिससे इन दोनों वायर्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हुए जंप करने लगता है और इसी जंप के कारण एक ट्रेवलिंग आर्क क्रिएट होता है। अब इस आर्क के कारण इसके आसपास मौजूद हवाएं आयोनाइज्ड हो जाता है और ये आयोनाइज्ड एयर इन तारों की हीट के कांटेक्ट में आते ही ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगता है। अब इस सिस्टम में गौर करने वाली बात ये है, ये आर्क तारों के बीच जहाँ रेजिस्टेंस सबसे कम है वहाँ पर जनरेट होता है और उस तारों के बीच उस पार्ट तक ट्रैवल करता है जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। अब माइक एक कॉम्पैक्ट मॉडिफाइड डिस्क लेजर लेकर उसे जेकब्स लैडर सर्किट के टर्मिनल की ओर पॉइंट करता है, जिससे सिस्टम में मौजूद एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है और यहाँ पर एक सर्कुलर शेप का हीट मार्क बन जाता है। माइक इस सर्कुलर हीट मार्क पर एक मेटल स्क्रू रखकर पूरे एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करता है, जिसके बाद वो दावा करता है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये मेटल स्क्रू कुछ सेकंड्स के लिए गायब होकर किसी दूसरी जगह पर लौट आया था, यानी कि स्क्रू ने टाइम ट्रेवल किया। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर माइक के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो एक टाइम मशीन क्रिएट करने की सोचता है, जिसकी मदद से वो प्रेजेंट में विनिंग लॉटरी नंबर जानकर अतीत में जाकर वही विनिंग लॉटरी खरीद लेगा और वो लॉटरी के प्राइज मनी से अपने एक्सपेरिमेंट को फंड करेगा। लेकिन इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान माइक एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था। एक्चुअली उसकी कॉम्पैक्ट डिस्क बार बार जल रही थी और अगर माइक को स्क्रू की जगह खुद टाइम ट्रेवल करना था तो सिर्फ इतने छोटे से सेटअप से नहीं होने वाला था। उसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी और बड़े बड़े पावरफुल ट्रांसफार्मर की जरूरत थी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो इतने महंगे ट्रांसफार्मर्स को खरीद पाए। माइक के घर के पास ही सेंट जोसेफ लाइट एंड पावर जनरेशन स्टेशन था और एक दिन उसकी नजर इसी स्टेशन पर पड़े 6 ट्रांसफार्मर पर जाती है। माइक इन्हें चुरा कर घर ले आता है और साथ में अंडरग्राउंड में खुदाई करके वो पावर स्टेशन से बिजली का जुगाड़ भी कर लेता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी एक बहुत बड़े धमाके के साथ आसपास के पूरे एरियाज में ब्लैकआउट होकर ये आइडिया फ्लॉप हो जाता है और 29 जनवरी को इसी धमाके के चलते माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है। मगर जेल से निकलने के बाद माइक काफी फेमस हो चुका था। उसने कोस्ट टू कोस्ट रेडियो को एक इंटरव्यू दिया और ये सारी बातें उसने इंटरव्यू में बताई। अब इतना सब हो जाने के बाद माइक ने टाइम मशीन बनाने के अपने फैसले को नहीं छोड़ा था और उसने डिसाइड कर लिया कि इस बार वो सब कुछ लीगली करेगा। अब इस इंटरव्यू में वो ये भी बताते हैं कि पिछली बार भी वो चोरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए इस बार वो रेडियो के जरिए अपना नंबर पब्लिक कर देता है, जिसके बाद उसके पास अच्छी खासी फंडिंग आ जाती है। लोगों के इतने सपोर्ट मिलने के बाद अब माइक के हौसले आसमान में पहुंच चुके थे और वो अब पहले से भी और कई गुना पावरफुल टाइम मशीन बनाने की सोच रहा था, जिसके लिए उसे 3 मेगावाट्स बिजली की जरूरत थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। अब इस घटना के ठीक 1 साल बाद माइक एक बार फिर से उसी रेडियो पर एक और इंटरव्यू देता है, जिसमें वो बताता है कि अगले 30 दिनों में
उसका टाइम मशीन रेडी हो जाएगा। माइक के मुताबिक उसने पिछले 1 साल में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें उसने जानवरों समेत टोटल 200 ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया था और हर बार ये ऑब्जेक्ट गायब हुआ और अपनी ओरिजिनल साइट से थोड़ी दूर पर फिर से अपीयर होने लगा। अब इस दौरान माइक ने यह भी क्लेम किया कि उसने खुद को ही टाइम ट्रेवल करवाया है और इस दौरान वो टाइम में लगभग 26 मिनट आगे चले गए थे। उसने ये भी बताया कि वो अपने घर से कई सैकड़ों मील दूर फिर से अपीयर हुए थे। अब इस इंटरव्यू में माइक ने अपने घर का पता भी पब्लिक कर दिया ताकि लोग ये कंफर्म कर सके कि उसने सच में टाइम ट्रेवल किया है या नहीं। तो कुछ महीनों बाद साल 1997 में माइक ये अनाउंस करता है कि वो टाइम ट्रेवल करने वाला है और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आता, जिसके चलते माइक मैकरम आज 27 साल बाद भी एक मिस्ट्री है। लेकिन इस केस से जुड़ा सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बात तो अभी बाकी है। दरअसल माइक के जाने के बाद कोस्ट टू कोस्ट रेडियो में कई सारे फोन कॉल्स आते हैं जिसमें अमेरिका के एक पुराने क्राइम का जिक्र किया जाता है। दरअसल 1930s में अमेरिकन पुलिस को कैलिफोर्निया बीच पर एक ड्रम जैसे बॉक्स में एक बॉडी मिला था। इस बॉडी का हुलिया काफी हद तक माइक से मिलता जुलता था और जब माइक टाइम ट्रेवल करने वाला था तब उसने कहा था कि वो अपने साथ अपना मोबाइल फोन भी लेकर जाएगा। और हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस को कैलिफोर्निया बीच पर जो बॉडी मिली थी उसके पास भी एक अजीब सा डिवाइस था जिसका डिस्क्रिप्शन काफी हद तक सेल फोन से मैच करता है। यानी माइक ने जब टाइम मशीन बनाया था उससे लगभग 60 साल पहले पुलिस को यह बॉडी मिला था, जिससे ये बॉडी माइक के होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसका मतलब माइक फ्यूचर में जाने की वजह पास्ट में चला गया। अब अगर ये घटना सच था तो इसका मतलब माइक टाइम लूप में फंस गया और फ्यूचर की वजह पास्ट में चला गया। या फिर ये भी हो सकता है कि माइक जिसको रेडियो द्वारा बहुत सारे पैसे मिले थे वो उस पैसे को लेकर कहीं पे छिपा हुआ है। अब एक्चुअल में माइक की स्टोरी कई सारी मिस्ट्री से भरी हुई है और इसको पूरी तरह समझने के लिए इस पर और भी डीप रिसर्च करने की जरूरत है। वैसे दोस्तों आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।